So hello everyone, welcome to Target Academy, and today we are going to discuss about the various career opportunities that you might be getting from next year onwards and for the next 3 years 4 years तक आप लोगों का जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज होगा वो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। क्या क्या सिलेबस है वो भी बता दूंगा, कैसे प्रिपरेशन करना है ये भी बताऊंगा। सो डेफिनेटली द preparation strategy is one of the key factors which will help you guide you yourself for that particular destination base. And regarding that, and regarding that, uh, let's discuss. And also please bring out your questions. कुछ भी questions है अगर आप लोगों को queries है कि हाँ सर ये कैसे होगा, या फिर we have a certain doubt in our mind that this kind of opportunities might be difficult for us or might be easier for us, what to do, when to do, how to do, जितना questions हो सकता है please. I am expecting a lot of questions from you guys. You might be having a lot of things inside your mind, in your heart, कि सर से पूछ लूंगा तो कम से कम डाउट क्लियर होगा गाइस। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कशन करने से हम लोग अपॉर्चुनिटीज कहाँ से देख रहे हैं, नॉट 2025 में एक अपॉर्चुनिटी है लेकिन उसका फॉर्म फिलअप खत्म हो चुका है, जो है इसरो। सो बेसिकली इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप लोगों को सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी, मैंने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कैटेगरीज में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लोग को जो पहले से मैंने बता रखा है वो है, सबसे पहले है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। बहुत बहुत लोग यहाँ पे नए होंगे तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग जो है नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, more than 10 lakh candidates registering in this particular exam, over 7.5 lakhs appearing in the examination, and a uh, very small percentage actually clearing the examination. So डेफिनेटली आप लोगों का जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर्स में देखा जाएगा तो 1.5 to 2 lakhs इंजीनियर्स आप लोग को मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, गेट में जो अप्लाई करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर से। तो गेट आप लोगों के लिए बेसिकली क्या है कि ये बताया तो नहीं गया है, यानी कि AICTE ये तो नहीं बोला है कि मैंडेटरी होगा, लेकिन ये मैंडेटरी है फॉर द इंजीनियर्स पासिंग आउट। बट इन ए वे इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये आप लोग के लिए एक मैंडेटरी एग्जाम हो ही जाता है। somehow it is mandatory क्योंकि इसको आप लोग दोगे तो इट विल ओपन अप वेरियस एवेन्यूज फॉर योर ओन कैरियर्स। ठीक है, इसको दोगे आपके पास अगर इसका वैलिड स्कोर कार्ड रहता है, इट हेल्प्स यू सिक्योर सम ऑफ द प्राइवेट जॉब्स ऑल्सो, वेयर द पीपल हैविंग अ वैलिड गेट स्कोर कार्ड गेट द अपर हैंड इन द इंटरव्यूज और शॉर्टलिस्टिंग में हेल्प होता है। समहाउ मैंडेटरी मतलब इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो मैंडेटरी है आप लोगों के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। नहीं तो अदरवाइज कोई भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास करो तो अगर वहां पे होता है कि कोई पूछता है कि आपने गेट दिया है, तो कोई आप बोलोगे कि गेट तो हम नहीं दिए, तो और दूसरा कोई कैंडिडेट होगा तो उसने गेट दिया, उसके पास स्कोर कार्ड है, वैलिड स्कोर कार्ड है, तो डेफिनेटली ये सिग्निफाई करता है कि उसने नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन को क्रैक करके आया फॉर श्योर। सो इट इज समहाउ मैंडेटरी। ठीक है, तो गेट में आप लोग को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज आप लोग को इसके बारे में कुछ आइडिया होगा ऑलरेडी। ये होता है 100 मार्क्स का एग्जाम। ठीक है, 3 आवर्स के एग्जाम होंगे, 3 आवर्स का एग्जाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 क्वेश्चन होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 65 क्वेश्चन आएगा और 2 सेक्शंस में होंगे, 2 सेक्शंस। पहला सेक्शन जो होगा सेक्शन 1, सेक्शन 1 जो होगा वो मैथ्स एंड एप्टीट्यूड रहेगा गाइस। तो इट विल बी इंजीनियरिंग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसका प्रिपरेशन ऑल राउंड द ईयर चलना चाहिए, खासकर इसका अपने से भी प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस पे ज्यादा आप लोग को डिस्कशन करने की कोई खास जरूरत नहीं है। आई विल टीच वेन एवर आई टीच इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, आई डू टीच एप्टीट्यूड फॉर श्योर। सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड मेरे हिसाब से एक स्ट्रेटेजी में एक हमेशा ये रहना चाहिए कि ये ऑल राउंड द ईयर आपको सॉल्व करना चाहिए। क्यों क्यों ये भी बताऊंगा आपको, जब आने वाला अपॉर्चुनिटी से बताऊंगा तो उसमें बताते जाऊंगा आपको। फिर आता है सेक्शन 2 जो आता है आप लोग का इंजीनियरिंग, यानी कि आप लोग के लिए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर होगा। ठीक है, इसमें सेट 1 सेट 2 रहता है। देर इज सेट 1 एंड देर इज सेट 2।
फाइन। अलग अलग सेट रहेगा, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून सेशन में रहेगा, तो दो सेशन के सिटिंग्स में होगा, फोरनून एंड आफ्टरनून, दो सिटिंग में होगा। सो विल हैव फोरनून एंड आफ्टरनून। ठीक है, कंप्लीटली कंप्लीटली यूनिवर्सिटी बेस्ड सिलेबस है, यानी कि आई विल से द सिलेबस इज स्मॉलर देन द यूनिवर्सिटी सिलेबस, एंड द सिलेबस इज मच क्रिस्प, कंसाइज, एंड बेसिकली द सिलेबस जो है इसका, इट इज अ सिलेबस जो आएगा यहाँ से, वो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज के लिए है। बहुत लोग जैसे कि बहुत सारे पीएसयूज आपका अपना अपना जो है इसको अपना सिलेबस को ये नहीं करते हैं, दे डू नॉट हाईलाइट देयर सिलेबस इन द ओपनिंग ऑन द करंट एडवर्टीजमेंट, और करंट ओपनिंग या एडवर्टीजमेंट जो आएगा उस पर सिलेबस नहीं देते हैं लोग। लेकिन सिलेबस जो है वो बोल देंगे कि इन द लाइंस ऑफ गेट सिलेबस, ऐसे करके बहुत सारे पीएसयूज भी ऐसे अगर पर्सनली हायर करते हैं, अब अलग से हायर करते हैं तो सिलेबस जो रहेगा इट इज क्या बोल सकते हैं, इट इज मदर सिलेबस बोलते हैं इसको जनरली हम लोग, कि ये हम लोगों का बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए काम आता है guys। तो इसका सिलेबस को एक बार गो थ्रू कर सकते हो आप, पीडीएफ अवेलेबल होगा, वैसे भी ग्रुप्स में शेयर किया हुआ रहता है, बट फिर से मैं शेयर कर दूंगा सिलेबस। और सिलेबस को आप देखोगे तो ये जो सिलेबस है पूरा का पूरा आपका यूनिवर्सिटी जैसे आप पढ़ते हो, जैसे कि फर्स्ट सेम से पढ़ना शुरू करते हो, फर्स्ट सेम से लेके 8 सेम तक जो पढ़ते हो, खासकर अगर मैं 8 सेम ना बोलूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इफ आई से 7 सेम, 7 सेम, फर्स्ट सेम से 7 सेम तक में जितना भी सिलेबस है सब खत्म कर दिया जाता है आप लोग का। फर्स्ट सेम से सेकंड सेम, सेकंड सेम से या थर्ड सेम में आप लोग को मिल जाएगा मैथमेटिक्स, जो आप लोग का सेक्शन 1 खत्म करेगा। आप लोग मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज ऐसा पढ़ते हो जो गेट में नहीं आता है एट ऑल, दे डू नॉट आस्क इन द गेट, नॉट एट ऑल गेस, बहुत सारा ये है, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब के मेथड से आता है क्वेश्चंस, या वेरिएबल सेपरेशन से आएगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस आते हैं, दे डू नॉट आस्क अ लॉन्ग लेंथी क्वेश्चंस गाइस। ठीक है, सो फर्स्ट सेम से 7 सेम के बीच में आप लोग जब भी अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ये आपके लिए अचीवेबल है। ठीक है, और ये मैं आपको बोलूंगा इजी टू मॉडरेट आता है इसका क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट होता है। डिफिकल्टी लेवल में अगर बोलता है कि ये डिफिकल्ट, बहुत लोग बोलेंगे आपको ये डिफिकल्ट टॉप ये है एग्जाम है, तो ये मैं आपको डिफिकल्ट उनके लिए होगा, डिफिकल्ट तब होता है, इसमें डिफिकल्टी एक ही चीज है कि एक बार में पूरा सिलेबस पूछेगा आपसे। जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में देते हो तो आपको एक सेमेस्टर का सिलेबस पूछता है ना, कि 6 सेमेस्टर का एग्जाम होगा या 4th सेमेस्टर का एग्जाम होगा, तो डिफिकल्टी लेवल वहां पे है कि आपको 5 सब्जेक्ट का चीजों को ध्यान में रखना है। बट यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्टी एक ही चीज है कि आपको होल सिलेबस एट ए टाइम याद रखना पड़ेगा, होल सिलेबस। इसमें स्ट्रेटेजी क्या है और अपकमिंग या फिर जो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है वो लोग अपना देख लोगे, ठीक है, उसके उसके बारे में बताता हूँ, या फिर जो स्ट्रेटेजी फॉर परसुइंग बीटेक, और जो पास आउट बीटेक है उनका भी बताऊंगा। परसुइंग बीटेक का है कि आप लोग जो सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई से 5th सेम, तो 5th सेम के स्टूडेंट्स को जनरली हीट ट्रांसफर मिलता है, मशीन डिजाइन मिलेगा, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स मिलेगा, ठीक है, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, ये सब भी मिलता है, थ्योरी ऑफ मशीन्स का कुछ पार्ट मिलता है गाइस, कहीं कहीं आप लोगों को पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर ही मिल जाएगा, और कहीं कहीं ये किसी को इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ये सब मिलता है गाइस, हाँ, खासकर ये 3। तो और 4th सेमेस्टर में जैसे कि अभी आस्तु का बात करूंगा तो आप लोगों को मटेरियल साइंस मिला था, आप लोगों को क्या मिला था 4th सेमेस्टर में, वर्कशॉप थ्योरी मिला था। 5th सेमेस्टर में भी बहुत लोगों को मैन्युफैक्चरिंग मिल जाता है गाइस, मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रैटेजी यही है कि आप हीट ट्रांसफर पढ़ते जाओ टॉपिक वाइज, और हीट ट्रांसफर पढ़ने के बाद आप इसका गेट पीवाईक्यू सॉल्व करते जाओ, आपसे ज्यादा डिमांड नहीं करते, गेट के पीवाईक्यू सॉल्व करते जाओ जितना हो सके, एवरीडे जितना हो सके, और अंटिल फेलियर करते जाओ। मैं बोलूंगा कि कम से कम 30 to 40 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करना चाहिए, तो गेट पीवाईक्यू सॉल्व करते जाओ। हीट ट्रांसफर में जैसे कि पढ़ रहे हो आपने, पढ़ा आपने, आपको टॉपिक मिला, मैंने पढ़ाया आपको पीडीएफ के थ्रू से, आपको लेक्चर्स है उसका पीडीएफ है, सब कुछ है,
उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस हीट ट्रांसफर ये सब से सॉल्व किया हुआ है, बट you start solving the gate PYQs by yourself from the topics that you are studying. Same goes for third sem also. तो थर्ड सेम के स्टूडेंट्स को आप लोग को मिलेगा मैथमेटिक्स मिलेगा, फिर आप लोगों को ये भी मिलेगा गाइस, क्या बोलते हैं, थर्मोडाइनमिक्स, बेसिक थर्मोडाइनमिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स मिलेगा, इम्पॉर्टेंट अगेन। कहीं कहीं आप लोगों को बेसिक थर्मोडाइनमिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स और कुछ ऐसे यहाँ से थर्ड सेम में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मिल जाएगा बहुत लोगों को। तो यहाँ से ये सब भी क्वेश्चन, जैसे कि मैथ्स में आपने कुछ पढ़ा तो उसका भी गेट पे की सॉल्व करो। मैथ्स तो आप ऑल राउंड ईयर भी सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक थ्योरम्स, टॉम, ईएम ऐसे जैसे चीजों का आप अपना गेट का पीवाईक्यू सॉल्व करते जाओ। दिस इज अ स्ट्रेटेजी एंड दैट इज वाई द अटेम्प्ट इज, जो अटेम्प्ट है वो आपको 6 सेम में पहला अटेम्प्ट दिया जाता है। व्हेन यू आर इन 6 सेम यानी कि थर्ड ईयर में जब रहोगे तब आपको फर्स्ट अटेम्प्ट मिलेगा इसका, जो कुछ साल पहले से ही एलिजिबल किया गया है। और आप 8 सेम में जब रहोगे तो आपको सेकंड अटेम्प्ट मिलेगा, बिफोर बीटेक। लेकिन आफ्टर पासिंग बीटेक ये आपके लिए एंडलेस है, एंडलेस अटेम्प्ट है, कभी भी आप अटेम्प्ट ले सकते हो, कभी भी आप अटेम्प्ट लोगे चलेगा, कोई बात नहीं। लास्ट टू लास्ट ईयर 80 कुछ सम इंजीनियर जो बीटेक पास किए थे उनको एमटेक करने का मन किया, बट ही वाज अराउंड 55-60 ईयर्स ओल्ड, तो उन्होंने भी गेट अटेम्प्ट किया था, द ओल्डेस्ट कैंडिडेट इन द एंटायर गेट थिंग। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि जितना डिले होते जाएगा आपके लिए डिफिकल्टी उतनी होती जाएगी। तो मेक श्योर यू क्रैक गेट एज सुन एज पॉसिबल फॉर यू टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। दिस इज इट, दिस इज गेट का थोड़ा सा जानकारी। यहाँ से अगर आपको कोई चीज पूछ, और अच्छा परस्यूइंग बीटेक वाला का तो बता दिया मैंने, एक और चीज बता देता हूँ, या पास आउट स्टूडेंट्स जो है, आपके पास अगर जॉब है तो जॉब के साथ, जॉब में आप काम कर रहे हो, कुछ देख रहे हो, तो जॉब के साथ तो जनरली ये हो जाता है इम्पॉसिबल, ठीक है, इट बिकम्स इम्पॉसिबल। तो जॉब करते हुए में आप, ये आपका डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाएगा guys, क्योंकि जॉब का भी आपका असाइनमेंट्स रहेगा, ठीक है, जॉब का असाइनमेंट्स रहेगा, आपके टारगेट्स फुलफिल करने रहेंगे, कुछ ना कुछ है। तो कुछ स्टूडेंट, जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट है नवल नाम का, नवल आर यू देयर, आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। तो आप बता सकते हो कि जॉब जब कर रहे होते हो तो डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली स्पाइक कर जाता है ना, इन ऑर्डर। यस तो डिफिकल्टी लेवल स्पाइक करता है, इसका मतलब क्या है कि जॉब आप कर रहे हो, लेकिन आपको लगा कि जॉब करते वक्त ओहो देयर आर वेरियस कैंडिडेट्स आउट हियर, या फिर इन द रियल वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल या कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब्स करने का मन है, तो आप देख रहे हो, लोगों से सुन रहे हो कि अच्छा गेट तो देना पड़ेगा, गेट तो देना पड़ेगा। And that is why the students come back from jobs to me also asking कि सर गेट का नया बैच कब शुरू होगा। जैसे कि there is one more student from here जो पास आउट हो चुका है, हिमांशु, आर यू देयर फ्रॉम जस्ट? यस सर। yes, so yeah, people have returned saying that कि गेट जैसा चीज या पीएसयू जैसा एग्जामिनेशन को देने के लिए हम लोगों को we need to prepare, and that is why I ask you and request you guys कि आप अपना प्रिपरेशन जब आप बीटेक दे रहे हो, क्योंकि जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं इनके पास तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं है टाइम ट्रेवल करके पीछे जाके उसको ठीक करने का, बट पास आउट स्टूडेंट्स जो है उनके पास क्या है कि अगर जॉब है तो डिफिकल्टी ज्यादा होगा, और अगर आपने ड्रॉप लिया है, मान लो अगर आप ड्रॉप स्टूडेंट ड्रॉप 1 साल का लेते हो, तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत एज इन लाइक हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ, 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स अगर जैसे कि कुछ लोग हैं, वो यहाँ पे जिशान, आप लोग हैं ना जिशान, एम आई ऑडिबल? यस सर। तो 5th सेमेस्टर ये लोग के साथ एडवांटेज क्या होगा कि ये लोग 4th सेमेस्टर पढ़ के आए अभी, तो 4th सेमेस्टर में जो भी टॉपिक्स इन्होंने पढ़ा अगर सही मायने से पढ़ दिया, आई विल बी प्राउड टू से कि जिशान एंड ऑल जो स्टूडेंट्स है 4th सेमेस्टर में, दिस गाइज आर अमेजिंग, प्रोवाइडेड they complete their task on time and they are always ahead, and they are much confident about the fact that ki if they appear in an examination they will definitely do good. So they have studied 4 sem, उनको material science याद है, material science, heat treatment, उनको आयरन कार्बाइड डायग्राम, उनको बाइनरी फेज डायग्राम, ये सब चीज याद है उनको, यूटेक्टिक सिस्टम याद है,
यूटेक्टिक क्या होता है कि लिक्विड से ट्रांसफॉर्म होकर दो सॉलिड्स में बदल जाता है एट ए गिवन यूटेक्टिक पॉइंट, टेम्परेचर एंड ऑल, ये सब चीज उनको याद रहेगा guys। लेकिन जब ये याद है तो फिफ्थ सेमेस्टर में अगर ये रिवीजन करते हुए चले जाते हैं साथ साथ में, तो उनको सारे चीज को कैरी ऑन करना आसान हो जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज उनका रिवीजन फ्रेश है। पास आउट स्टूडेंट्स के साथ या ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के साथ क्या है कि इन्होंने पढ़ रखा है 1 साल पहले या 3 साल पहले फोर्थ सेमेस्टर पढ़ा, फिर उसके बाद और कुछ हुआ, उसका चीज भूलते जा रहे हो और टच में नहीं हो। इफ यू हैव अप्लाइड फॉर जॉब एंड इफ यू हैव कैरिड आउट, इफ यू हैव डन जॉब समवेयर, तो डेफिनेटली यू आर नॉट इन टच विद एनी ऑफ द मैकेनिकल टॉपिक्स व्हाटसोएवर। सो आपका डिफिकल्टी लेवल इसलिए बढ़ जाता है बिकॉज रिवाइव करना डिफिकल्ट होता है। बट if you are dropped and if you invest around 6 to 8 hours, 6 to 8 hours में बता रहा हूँ ऐसा, जिसमें आप लोगों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप टारगेट एकेडमी में हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, तो रिकॉर्डेड वीडियोस और शाम को लाइव लेक्चर्स। रिकॉर्डेड वीडियोस मॉर्निंग आवर्स फर्स्ट हाफ, फोरनून सेशन में आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखो, लाइव लेक्चर्स में आके मेरे साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको इतना सारा चीज जानकारी मिल जाएगा कि आपको लाइव लेक्चर्स में आके जब आप प्रिपरेशन करोगे तो ये चीज आपके लिए इजी रहेगा। जैसे कि अभी मैं बेंडिंग स्ट्रेस या बेंडिंग इन बीम्स और ये सब चीज पढ़ा रहा हूँ, जैसे नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये पढ़ाऊंगा डिफ्लेक्शन इन बीम्स, तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आई सजेस्ट कि आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में रिकॉर्डेड वीडियो देख के आओ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्लासरूम से और लाइव लेक्चर अटेंड करो, तो थिंग्स विल बिकम प्रीटी इजियर फॉर यू। तो आपको 6 to 8 hours एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द बॉटम लाइन कि आपको ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिस जितना हो सके, जितना हो सके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना हो सके आपका दिमाग एक ही जगह पे रहना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये चीज को क्रैक करना है, क्रैक करना है, क्रैक करना है। सुबह शाम उठते उठते आपको, उठते बैठते आपको यही चीज ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिसिंग समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, which I have seen in students of different states like Bihar and Jharkhand के students लोग को मैंने देखा है कि they do not shy away from discussing about the topics in public place। पब्लिक प्लेसेस में भी मैंने बोलते हैं लोग कि एंटरटेनमेंट के लिए गया है, बट स्टिल दे टॉक अबाउट थिंग्स व्हाट हैज हैपेंड इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट, या फिर वो जेई का प्रिपरेशन के लिए क्या उन्होंने क्या देखा है, क्या हुआ, सर ने क्या बोला, किसी कोई एबसेंट हुआ तो कोई ये है, दे रियली डाई आउट की लाइक मुझे आज का अपडेट चाहिए, चाहिए तो चाहिए, क्या हुआ ये सब चीज के बारे में। सो दैट इज इम्पोर्टेंट गाइस, और वो प्रैक्टिस ही आप लोगों को आगे ले जाएगा। ये प्रैक्टिस ही आप लोगों को आगे तक का या फिर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका मेमोरी बढ़ेगा। तो प्रैक्टिस से मेमोरी बढ़ता है, कोई याद करने से मेमोरी नहीं बढ़ेगा। सो यहाँ पे एक और ध्यान देना, मैं आई ऑलवेज से यू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एज इन यू राइट अ लॉट। ये मेरा अपना किया हुआ एक्सपीरियंस है गाइस, यू राइट अ लॉट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को ये आएगा अभी फिफ्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट्स लोग, आपको ये इक्वेशन पढ़ने को मिलेगा, क्यू फिन, फिन यानी कि द फिन इज यानी कि इंसुलेटेड द टिप, एक फिन है और वहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो एच पी के ए सी एस टी बी माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है 1 + 10 H ml, और जैसे कि यहाँ पे आपको 10 H ml ऐसे करके आएगा गाइस कुछ। फिर यहाँ पे बहुत बड़ा सा इक्वेशन भी आता है। तो देर आर वेरियस इक्वेशंस दैट विल रिक्वायर योर अटेंशन एंड दैट यू कैन नॉट डू राइट अवे बाई मेमोराइजिंग थिंग, यू कैन नॉट डू दैट, मेमोराइज नहीं कर सकते हो उसको। ये जितना लिखोगे उतना अच्छा, जितना लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा। जब भी कभी भी फ्री टाइम मिले आप ऐसे लिखते जाओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करना है, तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में आप कभी भी आ जाओ तो आप अपने आप को चैलेंज करो एक दिन में, चलो आज एक काम करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले पढ़ना होता है कि कार्नोट साइकिल के बारे में। कार्नोट साइकिल क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट, पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट, ऐसे इस तरह से लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। आइसोथर्म्स 2 है, आइसेंट्रोप्स 2 है, और ये टीएस डायग्राम में एक स्क्वायर बनता है गाइस, फाइन, ऐसे करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे ऐसा है गाइस, तो हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, फाइन। तो ये कार्नोट इंजन होगा, तो कार्नोट इंजन होने से
इसका जो एफिशिएंसी ऑफ कारनॉट इंजन आता है अगर, तो इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो ये T1, यहाँ पे एक इंजन लगा, एंड देन वी हैव T2, एंड देन इट इज प्रोड्यूसिंग अ वर्क आउटपुट, एंड देन देयर इज अ हीट सप्लाई Q1 या QS। तो वर्क अपॉन QS से तो जनरल है, इस तरह से लिखते चला जाओ। जब भी देयर इज समथिंग कॉल्ड जिस्ता, जिस्ता पेजेस आता है। आई एम नॉट सेइंग कि A4 पेजेस खरीदो उसका कोरस का एंड ऑल, नहीं, जिस्ता पेजेस खरीदो, स्टेपल करो और उसमें लिखते जाओ, डिस्पोज ऑफ करते जाओ, रखने की जरूरत नहीं, सुंदर से लिखने की कोई जरूरत नहीं। राइट एज मच एज यू वांट, जितना लिखोगे, जितना खुद को चैलेंज करके बिना देखे खुद को लिखोगे, दैट इज द थिंग दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस, दैट इज द थिंग दैट विल हेल्प यू मेमोराइज कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे कि मैंने आप लोग को बहुत जगह सजेशन भी दिया होगा, तो आपको एक क्वेश्चन, एक कॉपी बनाना है जिसका नाम रहेगा इंटरव्यू क्वेश्चंस। इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस में क्या होगा, इन इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोग को वो सब टॉपिक्स से जहां पे भी मैंने मेंशन किया होगा कि ये क्वेश्चन इंटरव्यू का है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू का है, आपको वो क्वेश्चन मेंशन करते चले जाओ, लिखते चले जाओ। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ और कोई आंसर दे सकता है तो देखता हूँ। वाई कार्नोट इंजन या फिर कार्नोट साइकिल इज नॉट पॉसिबल फॉर स्टीम पावर प्लांट? वो बता सकता है कैसे? 7 सेमेस्टर स्टूडेंट्स, पास आउट स्टूडेंट्स, कोई भी, एनीवन? ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, एनीवन? ठीक है, जैसे कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन, व्हाट आर द लॉसेस, व्हाट आर द इन losses in fluid flow through pipes? बताओ तो, एनीवन? Sir, sudden expansion, sudden ना, contraction. ऐसे नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, you are right, Jishan, you are talking about the detailed way of mentioning about the losses. They have not mentioned about what are the losses, like specific, are they mentioning about specific losses, Jishan? Are they? No. No, sir. No, they are not mentioning about the specific losses there. They are just saying कि what are the losses, right? तो उसके बाद यहाँ पे जैसे कि इंटरव्यू का क्वेश्चन ऑल इंडिया लिमिटेड में आया था ये, ठीक है, पिछला साल पूछा था। तो यहाँ पे पूछा लॉसेस, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ठीक है भाई, मेजर लॉस, माइनर लॉस। ट्रू सर, there are two broad categories of losses in pipes. So one is major loss and the other is minor loss. तब उनका you give them an opportunity to ask questions on, यानी कि आप confident हो ना, तो जैसे कि हर क्वेश्चन का आंसर सही होते जाना ना, उन आपके लिए एक अच्छा इमेज बनाते जाता है इंटरव्यूअर के नज़र में। जैसे कि व्हाट आर द लॉसेस इन फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप्स, बोल रहे सर सडन एक्सपेंशन, सडन कंट्रैक्शन, सर थिंकिंग, सर डार्सी बैच, ऐसे करके सोचोगे आप, तब आपका हो जाएगा कि प्रॉब्लम हो जाएगा कि यहाँ पे यू आर नॉट स्टडिंग थिंग्स एज इट शुड बी स्टडीड। पहले मेजर लॉस, माइनर लॉस, फिर बोलेंगे कि कैन यू एक्सप्लेन डिटेल, कैन यू एक्सप्लेन मी अबाउट द मेजर लॉसेस दैट टेक प्लेस इन फ्लूइड फ्लो। तो आपको बोलना पड़ेगा सर मेजर लॉसेस इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन? वॉल फ्रिक्शन, पाइप वॉल, पाइप वॉल का फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे आपको ये दिस इज गवर्न्ड बाय डार्सी-विस्पैच इक्वेशन, एंड हियर वी गेट हेड लॉस इन टर्म्स ऑफ FL_V स्क्वायर बाय T into 2G। और माइनर लॉसेस के बारे में नहीं पूछेंगे, ये मेरा दावा है अगर आपने ये आंसर ऐसे दिया तो। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कि आपको इंटरव्यूअर जब भी इंटरव्यू लिया जाता है, तो इंटरव्यूअर का एक माइंडसेट होगा, आपका रिज्यूमे या फिर आपका क्रेडेंशियल्स देख के आप इंटरव्यूअर का माइंड प्ले करो। इंटरव्यूअर आपका माइंड प्ले करना चाहेगा, बट यू योरसेल्फ प्रिपेयर सो मच, सो वेल, कि आप प्ले करो उसका माइंड। दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉट टू अस। मेरे साथ भी ये, मेरे को भी ये जानकारी बहुत अच्छे मैंने अच्छे रिसर्चर्स ये लोग से मिला हुआ है।
सो आप माइंड प्ले करो, आप आंसर खुद का जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर जो है आप ऐसा डिजाइन करके पूछो कि उसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछने में मजबूर हो, और क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करो कि उसका आंसर कुछ अच्छे से दो। आपको ये पूछ सकता है कि व्हाट इज एफ इन द डार्सी-विस्बेक इक्वेशन, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज एफ एल वी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन फैक्टर, राइट? ऑल ऑफ यू, फ्रिक्शन फैक्टर होता है। अगर डार्सी-विस्बेक इक्वेशन आप ऐसे लिखते हो 4f डैश एल वी स्क्वायर बाई डी इंटू 2g, तब ये एफ जो होगा ये क्या होगा गाइस? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो आपको स्पेसिफिक जानना होगा, दैट इज व्हाई आई से कि प्रैक्टिस सो मच दैट यू स्पेसिफिकली नो व्हाट इज व्हाट एंड व्हाट आर द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दोस थिंग्स। जैसे कि एक और क्वेश्चन पूछता है आपको, फ्लूइड फ्लो से अगर पूछा जाएगा तो आपको पूछा जाएगा कि हैगन-पॉइसनलिस इक्वेशन एंड डार्सी-विस्बेक इक्वेशन का डिफरेंस क्या है, और ये सब चीज मैं जब भी पढ़ाता हूँ आपको बोलते हुए जाता हूँ। सो वेन एवर द वीडियो इज देयर विथ यू, यू स्टार्ट राइटिंग अ कॉपी, ये नोटबुक बनाओ और उसमें इंटरव्यू का क्वेश्चंस आप लिखते जाओ। दिस नोटबुक यू मस्ट कैरी एट ऑल टाइम्स गाइस। रात को सोने से पहले क्वेश्चंस देखो, प्रिपेयर करो, टॉक टू योरसेल्फ, सिट इन द चेयर, टॉक टू योरसेल्फ, गिव आउट द प्रॉपर आंसर। आपको पता होगा कि आपने आंसर परफेक्ट दिया कब है, क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, उसके बाद मैं उसका आंसर देता भी हूँ वीडियो में। सो मेक श्योर यू स्टडी इन सच अ वे दैट थिंग्स लाइक दिस आपके लिए इजी हो, ठीक है? आप अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। तो ये यहाँ पे गेट में, जब गेट के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे थे, प्रैक्टिस करना है लिख के। लिखना क्या है? लिखना आपको इक्वेशन है, ठीक है, कंसेप्ट है। लिखना आपको कंसेप्ट है। लिखना यानी कि कभी कभी आपको कुछ डायग्राम्स भी ड्रॉ करना पड़ेगा। डायग्राम्स जैसे कि फॉर एग्जांपल इन ए शॉर्ट रेफरेंस अगर आपको मैं बता देता हूँ, ऐसे करके इस तरह से बेंडिंग हो रहा है तो ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से यहाँ तक ऐसे होगा, यहाँ से यहाँ तक वाई मैक्स ऐसे होगा, कोई सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट हो रहा होगा। जैसे कि अभी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स लोग आए हैं, तो अगर मान लो एक फ्रेम के बारे में बात करता हूँ, परफेक्ट फ्रेम्स, तो परफेक्ट फ्रेम में अगर मान लो ऐसे बात करें, ऐसे हो गया परफेक्ट फ्रेम, कुछ ऐसे है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे ऐसे रहेगा गाइस। तो आपसे परफेक्ट फ्रेम में पूछा कि भाई एक बात बताओ कि, हाँ ऐसे करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे एग्जांपल ड्रॉ करके आपको बताना पड़ेगा इसमें फोर्स जीरो है, द फोर्स इन दिस मेंबर इज जीरो, व्हाई? बिकॉज ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इसका फोर्स ये एक दूसरे को काउंटरएक्ट करेगा, बट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई एडिशनल फोर्स तो है नहीं, तब एफ जीरो हो जाएगा। फिर आप एक फिर से ड्रॉ करो इसको, फिर उसमें ऐसे दे दो एफ, कुछ फोर्स लगा दो F1, तब इन दिस केस एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई? बिकॉज इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे और नीचे के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग जाएगा गाइस, यानी कि कंपोनेंट आ जाएगा। तो कंपोनेंट आएगा तो इस जॉइंट के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स रिजॉल्व होगा। लेकिन अगर थ्री परपेंडिकुलर मेंबर्स है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और उसमें से दो इन लाइन है, द थर्ड वन इज परपेंडिकुलर and there is no additional forces acting at this joint, then in the force in this member, in the perpendicular member will be zero. ये सब concepts है जो आपको प्रैक्टिस करते समय लिखते जाना पड़ेगा। Am I clear all of you? ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रहा है? All of you guys in this class are getting a point what I'm trying to say? Yes, yes. तो जैसे कि एक और चीज, एक कंसेप्ट अगर आपको लिखना पड़ता है, मैं आपको मैथमेटिक्स का भी कंसेप्ट समझा देता हूँ, लिखा क्या जाता है कि अगर मान लो आप लोगों ने कुछ ऐसे ऐसे जनरल वे ऑफ राइटिंग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, ठीक है? तो जैसे कि हम लोग के पास आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ x ऑन द अदर साइड। कंसेप्ट ऐसे, तो इस केस में आपको लिखना पड़ेगा ऐसे। देखो कंसेप्ट कैसे लिखा जाता है, खुद से लिखना पड़ेगा आपको, मैं तो दे दिया, लेकिन आप मेरा पीडीएफ को रेफर कितना बार करोगे? देयर इज नो पॉइंट कि आप पीडीएफ को बार बार रेफर करके आप उसमें से कोई स्ट्रेटेजी निकाल के, यानी कि उसमें से आप बार बार देख के आपको याद रहेगा। समटाइम्स इट डज नॉट कम इनटू द माइंड कि सर का पीडीएफ देख ले,
But if you start writing down by yourself, and if you make a habit कि 1 hour I'll dedicate to writing down the concepts by my own without looking at anything, तब होता है असली प्रिपरेशन, तब होता है असली टेस्ट। हर दिन आपका एक टेस्ट होगा खुद से, ऑनेस्टली। जहां फंसा वहां पीडीएफ देखो, लेकिन try to make sure that in the coming days if you are writing down the concepts by yourself, you just write it by yourself and do not take the help। तो ऐसे लिखा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें एक ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा, जिसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या होता है कि हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स को हम लोग ऑपरेटर डी बना देते हैं। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर वाई प्लस पी इंटू डी डी वाई प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू ऑक्सिलरी इक्वेशन है तो इक्वल टू आएगा गाइस, तो इक्वल टू जीरो करते हैं। सो यहाँ से डी स्क्वायर प्लस पी इंटू डी प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस पी इंटू डी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम लोग रूट्स निकालेंगे, आई विल फाइंड आउट रूट्स, ये तरीका है लिखने का। आई विल फाइंड आउट रूट्स, और रूट्स m1 m2 आता है। अब m1 m2 आने के बाद, रूट्स आने के बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या क्या लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन इफ द रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट ऐसे बस, in that case complementary function is equal to c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x। when the roots are real and equal, then complementary function is c1x plus c2 e to the power mx। फिर आता है कि if roots are a pair of imaginary roots, जैसे कि m1 is equal to alpha plus i beta and m2 is equal to alpha minus i beta, तो यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा, रियल पार्ट बाहर आएगा, ठीक है, और दो c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। ये लिखने का तरीका है गाइस, दिस इज हाउ यू राइट डाउन द नोट्स, और टेस्ट योरसेल्फ एवरी सिंगल टाइम व्हेनेवर यू आर। जैसे कि आज लगेगा कि एक काम करते हैं, सैटरडे है, आज मैथमेटिक्स का जितना भी चीज पढ़ा है देखते हैं हमको क्या क्या याद है, जस्ट राइट इट डाउन। पेन ऑन पेपर का खर्चा होगा और आपका टाइम, आपका इंप्रूवमेंट होगा और टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा गाइस। लीव एवरीथिंग गाइस, लीव एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ दो, फोकस करो। तरीका बता रहा हूं आज, मेक श्योर यू गाइस फॉलो दिस थिंग्स। आपके अंदर ऐसा सुधार आएगा, ऐसा होगा कि आप उठा के कभी भी किसी को भी पढ़ा सकते हो, किसी को भी। आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसको बोलो कि चलो मैं पढ़ाता हूँ एक चीज आज, चलो तुमको पढ़ाऊंगा तो मेरा भी क्लियर होगा। दिस इज वॉट वी डिड व्हेन वी प्रिपेयर्ड। सो दिस इज इट। जैसे कि मेरे फ्रेंड माधुर्य एंड ऑल ये सब हैं, तो उनको मैं पढ़ाया, उसने मुझे कुछ पढ़ाया, ठीक है, मोर सर्कल उसने बताया कि ऐसे होगा, फिर मैंने उसको करेक्शन किया कि ऐसे होगा। तो दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज व्हाट हैपेंस गाइस इफ यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स डूइंग थिंग्स टुगेदर एंड फॉर द सेम टारगेट। तो इक्वेशंस, कंसेप्ट, डायग्राम्स, फिर प्रैक्टिस जब लिखते जाओगे तो उसका, जब भी इक्वेशंस लिखोगे उसका एप्लीकेशन भी लिखते जाओ। एप्लीकेशन एज इन क्या क्या चीज है इसमें, मतलब ये क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल E इज इक्वल टू 9kg प्लस 3k प्लस g, ऐसे आता है जैसे। तो k क्या है, बल्क मॉडुलस, g क्या है, शेयर मॉडुलस, ये सब, E क्या है, यंग्स मॉडुलस, समथिंग लाइक दिस। जितना लिखते जाओगे, जैसे कि मैंने आप लोग को इमेज भेजा था कि मैंने कितना जिस्ता 700 कॉपीज ऑफ जिस्ता कॉपीज, नॉट लेस देन 45 पेजेस ऑफ 60 पेजेस, 700 कॉपीज फॉर गेट ऑल इंडिया रैंक 68। तब जाके आया था कि हाँ भाई आज जाके अब जाके प्रिपरेशन पूरा हुआ है, एंड देन आई फाउंड आउट कि सारे क्वेश्चंस मुझे कॉमन लग रहे हैं, ऐसे नहीं। तो ये सब लिखो और प्रैक्टिस से न्यूमेरिकल्स करो। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस सजा के मत करना, मैंने देखा है, व्हाट आई हैव सीन इन स्टेट, इन आवर स्टेट असम में, मैंने ये देखा है कि लोगों को सजा के लिखने का बहुत शौक है, लेकिन सजा के लिखना एक ही बार अच्छा लगता है। बट इफ यू राइट डाउन द नोट्स एंड प्रैक्टिस बार बार, घसीट मैंने ऐसे इधर इधर ऐसे 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 इसके ऊपर ओवर राइट करके, जगह निकाल के कहीं भी कुछ भी एज में जगह बच के इधर ऐसे लिख दिया, कुछ भी, जितना प्रैक्टिस, फिल इट अप एज मच एज यू कैन गेस। तो सजा के लिखना एक टाइम पे अच्छा लगता है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एंड ऑल, डू नॉट वेट कि लाइक नंबर 1 नंबर 2, नो, स्टॉप काउंटिंग, भूल जाओ काउंट, तब जाके होगा आपका असली प्रिपरेशन। ये हुआ गेट के बारे में।
क्योंकि गेट में न्यूमेरिकल्स ज्यादा आएंगे। फिर आता है आप लोगों का डिफेंस में आपका आएगा डिफेंस सर्विसेज। किसी को पता है डिफेंस में क्या क्या चीज का एग्जाम होता है? नवल, एनी आइडिया? DRDO। ये तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, स्पेसिफिकली डिफेंस। डिफेंस का मतलब हो गया कि हम लोग बात करते हैं आर्मी, नेवी और सर एयरफोर्स। EME का होता है कुछ MES। MES, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक है। फिर उसके बाद एक आएगा आप लोग का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से। जैसे कि अगर परसुइंग स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं, तो परसुइंग स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम आता है लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर में इसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से सिलेक्शन किया जाता है, कुछ एक टेस्ट होता है, एक छोटा सा टेस्ट दिया जाएगा कैंपस में, वहां से ये किया जाएगा। फिर वहां से यूनिवर्सिटी की तरफ से लास्ट ईयर में आप अप्लाई कर सकते हो, टेस्ट दोगे और टेस्ट देके आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। मुझे इलाहाबाद बुलाया गया था। आई क्लियर आई क्लियर द टेस्ट इन माई लास्ट ईयर। इलाहाबाद बुलाया गया था, एसएसबी राउंड क्लियर हुआ था। इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ, टेक्निकल नॉलेज अच्छा था ही नहीं, मैं तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से था, तो टेक्निकल नॉलेज अच्छा था नहीं। सो फाइन, नॉट सिलेक्टेड एनीवन। तो ये एक यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम होगा। ठीक है। फिर आप लोग पास आउट होने के बाद कोई कोई जैसे कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जा सकते हो, एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन में जा सकते हो, है ना। इसका भी रिटन टेस्ट होता है, 10 इयर्स का होगा गैस। 10 इयर्स का आपका सिलेक्शन होगा, तो उसमें रिटन टेस्ट होगा, फिर इसमें आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। इंटरव्यू, जीडी, ये सब होगा गैस। और इसमें भी एसएसबी का राउंड होगा गैस। एसएसबी एंड इंटरव्यू, जीडी आगे पीछे, ऊपर एसएसबी पहले, इंटरव्यू फिर मेडिकल एंड ऑल, ये सब कुछ होगा। इंटरव्यू इंटरव्यू जीडी एंड मेडिकल्स बाद में करते हैं, एसएसबी राउंड पहले होगा गैस। ठीक है। तो यहाँ पे आपका एसएससी। फिर आप बहुत सारे, एवरी ईयर देर इज सिलेक्शन इन एयरफोर्स, जिसको बोलते हैं एफकेट। नाम सुना है आप लोगों ने? एनीवन? यस सर। क्या नाम, क्या यस सर। क्या होता है एफकेट? एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है। तो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसमें भी एग्जामिनेशन के थ्रू से होता है। अच्छा है, वेरी गुड, रेप्यूटेड जॉब। ठीक है, टेक्निकल के लिए होगा गैस। तो इसमें दो पार्ट होता है इसमें, यानी कि पेपर वन, इसमें पेपर वन का रिटर्न होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ हाँ, कि ये एफकेट इज टफर देन गेट। बताता हूँ क्यों। पेपर वन में आपका आएगा एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग, फिर इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब इसके बारे में, और थोड़ा जनरल नॉलेज के बारे में, पेपर वन। और पेपर टू जो होगा उसको बोलते हैं ईकेटी पेपर। ईकेटी का मतलब होता है इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। इंजीनियरिंग का नॉलेज का टेस्ट किया जाता है, और उसका सिलेबस आपको कुछ इस तरह दिखेगा। दिस इज द सिलेबस, पीडीएफ सिलेबस फॉर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकेट। इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। द टाइम अलॉटेड फॉर, ठीक है, इज फॉर 2 आवर्स। जिसमें पहला में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, वर्बल एंड स्पेशल एबिलिटी। मैंने आपको देखना पड़ेगा कि कुछ डायग्राम्स दे दिया, ये कैसे फिट होगा, या कुछ भी पजल टाइप में कुछ ऐसा। तो ये तो मैं आपको भेज ही दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा आप लोगों को। तो एक पेपर होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकेट का क्वेश्चन पेपर, पहला पेपर जो होगा जिसमें ये पूछेगा, वो 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन होगा बस। एंड ईकेटी पेपर होगा इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, उसका 50 क्वेश्चन होगा। पे अटेंशन, 50 क्वेश्चन। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ईकेटी पेपर का 50 क्वेश्चन होगा बस। ये आप लोग जो है एफकेट का जो है वो क्या बोलते हैं, आप पास आउट होने के बाद भी दे सकते हो। ठीक है। यहाँ पे है मार्किंग स्कीम, 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, 1 मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। ठीक है। 1 मार्क डिडक्ट होगा गैस। ठीक है। नो मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस पहले बताता है, उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं पेज नंबर 5 में। पेज नंबर 5 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
सिलेबस पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मैट्रिक्स अलजेब्रा, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, इंटीग्रल कैलकुलस, पार्शियल डेरिवेटिव्स, मल्टीमा मैक्सिमम मिनिमा, मल्टीपल इंटीग्रल्स, स्टोक्स गॉसन ग्रीन थ्योरम, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, Cauchy's and Euler equation, complex variables, tolerance and Lorentz series, sampling theorem, mean, median, mode, standard deviation, random variable, discrete and continuous differential, Fourier, Laplace transform, Z transform, Fourier transform, discrete and continuous distribution, ये सब गेट में नहीं है। इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पेपर फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें बहुत सारी चीज जो है, बहुत सारी चीज क्या मैं बता देता हूँ। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं पूछता है, जेड ट्रांसफॉर्म नहीं पूछता है, ठीक है। टेलर सीरीज पूछ लेगा, मैक्लॉरिन सीरीज पर, लॉरेंस सीरीज नहीं है, ठीक है। कोचीज एंड यूलर इक्वेशन कॉम्प्लेक्स में आएगा, ठीक है। मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट नेसेसरी, नहीं पूछता है गाइस, नहीं आता है। स्टैटिस्टिक्स, सैम्पलिंग थ्योरम प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा, अच्छा क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी से। इजी क्वेश्चंस, कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस, कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और कुछ बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा बड़ा है, द थिंग इज द सिलेबस इज अ बिट लार्जर देन द गेट। अब देखो इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स हमारा गेट में नहीं है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इन 1 2 3 डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, लेकिन इसको हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब तो नहीं पूछता है ना। तो गेट में ये है ही नहीं, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ही नहीं। अब आप एफकेट दोगे पास आउट होने के बाद, तो आपको ये सब एक्स्ट्रा से पढ़ना पड़ेगा। गेटिंग अ पॉइंट ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब गेट में नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि गेट थोड़ा इजी हो जाता है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहे हो उसी के ऊपर है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग गेट में नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन लाइन्स एंड ऑल, ये सब के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, ऑटो कैड के ऊपर क्वेश्चन। तो ये सब तो थोड़ा सा जानकारी, एक फंडामेंटल इंजीनियरिंग जो होता है उसके ऊपर क्वेश्चन है। दिस इज फंडामेंटल इंजीनियरिंग। अब ब्रांच टॉपिक के ऊपर, अब देखो फिजिक्स तो पूछा, अब मैकेनिक्स में पूछ देगा। मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूछेगा तो इसमें आप लोग का हुक्स लॉ, डिजाइन प्रॉब्लम, शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस, बेंडिंग होना चाहिए, मटेरियल प्रॉपर्टीज फॉर डायनामिक लोडिंग, बेंडिंग, शियर एंड स्ट्रेसेस इन बीम्स, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड एनालिटिकल एंड ग्राफिकल, वही मोर सर्कल, ग्राफिकल इज मोर सर्कल, ये सब चीजें। मशीन डिजाइन भी इसी में कर दिया, थर्मोडायनामिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, मटेरियल साइंस, मशीन ड्राइंग गेट में नहीं है। फिर अलाइड इंजीनियरिंग जो साथ में इसके साथ आ जाता है मैकेनिकल के साथ, तो ऑटोमोटिव, ठीक है, आईसी इंजन के बारे में, पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फ्लाइट मैकेनिक्स भी पूछेगा। सो यस, इसके बारे में भी आपको एक्स्ट्रा से पढ़ना पड़ता है, ड्रैग, लिफ्ट, ये सब चीज का, ठीक है। फिर आपको इसमें पता नहीं, इसमें अल्टीमीटर, ये सब चीज के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एरोडायनेमिक्स आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग का पार्ट है, जैसे फ्लाइट मैकेनिक्स, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स, बकलिंग, फेरियर, टॉर्सन, ये सब चीज तो पहले भी पढ़ चुके हैं। और जैसे एरोडायनेमिक्स, तो यहाँ पे विस्कस फ्लो, बाउंड्री लेयर क्या होता है, ये सब चीज, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो ये है, जिसमें अलाइड इंजीनियरिंग जो है, ये आप लोग का गेट में है ही नहीं, लेकिन आपको एफकेट में देना पड़ेगा। एफकेट अगर बहुत लोगों को इंटरेस्ट है कि मैं एफकेट लाइक मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँ, डिफेंस जब हमारा लाइक माई ओल्ड ड्रीम टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस, तो कुछ तरीके से है अवेलेबल, बट यू नो लाइक उसके लिए हम हर चीज के लिए एक टेस्ट है। तो ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना कि ये गेट का जो पेपर रहेगा, गेट का जो सिलेबस रहेगा, वो तो आप लोग को बहुत सारा चीज का प्रिपरेशन करा देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्पेशलाइजेशन ब्रांच टॉपिक, ये पूरा का पूरा गेट से प्रिपरेशन हो जाएगा। और उसके बियॉन्ड जो अगर आपको कुछ करना है, तो उसको लिए आप लोग को थोड़ा एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी गेट में है। 7 सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आप लोग को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इस सेमेस्टर पढ़ना है, तो ये है, ठीक है। प्लांट लोकेशन, लेआउट, प्रोसेस सिलेक्शन, ये सब चीज है, फोरकास्टिंग मेथड, ठीक है, ये सब चीज के बारे में, जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट सिस्टम्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडलिज्म ऑफ ऑर्डर टाइप, ठीक है, ये सब चीज आप लोग को आएगा। तो आप कुछ चीज के बारे में एक्स्ट्रा से पढ़ना है। पावर प्लांट आप लोग पढ़ चुके हो, मैंने मैकेनिकल में पढ़ लेना पड़ेगा, ठीक। तो अब ये रहा आपका सिचुएशन। अब मैं इसको क्यों टफ बोलूंगा, क्यों टफ बोलूंगा, आप भी देख लो। इसको टफ इसलिए बोलूंगा क्योंकि ईकेटी का पेपर से 50 क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन 45 मिनट्स के, 50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स सही आंसर है, 150 मार्क्स का हो गया। और पहला पेपर जो है 100 क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स 300, और 50 क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो 150, तो 300 प्लस 150 450 का पेपर है।
फाइन, 450 का पेपर है, 50 क्वेश्चन है, बट इतना बड़ा सिलेबस से 50 क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से? You never know. So probability for each of the topic becomes low. Hence it becomes difficult. Am I clear all of you? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एनालिसिस करना. दिस इज व्हाट वी डू, इज नोन एज एनालिटिकल पार्ट ऑफ कैरियर या फिर कोई एग्जामिनेशन के बारे में. तो ये हुआ आपका डिफेंस सर्विसेज में थोड़ा सा एफकेट है. इसी तरीके से आर्मी नेवी का भी है, बट नेवी का एवरी ईयर नहीं निकलता है. इट्स नॉट रेगुलर, इरेगुलर है इसका प्लेसमेंट्स. एफकेट का जनरली निकलता है. एफकेट का प्लेसमेंट्स है, मैकेनिकल का है एवरी. फिर आपका आता है एक और प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं यहाँ पे R&D सेक्टर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स में. जो है पहला एक आता है, हर साल आएगा इसरो, फिर डीआरडीओ एंड सो आपका आएगा डीआरडीओ, बार्क, ठीक है. फिर आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये सबका BIS का. फिर आपका यहाँ पे इसमें आएगा कोई भी मेटल से, मेटलर्जी से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो उसका भी एक है. देयर इज समथिंग दैट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, बट ये तो खासकर स्पेसिफिकली आता है जिसमें ये रेगुलर है एवरी ईयर. जैसे कि अभी ही थोड़ा दिन पहले जून 10 तारीख को बंद हुआ एडवर्टाइजमेंट, और उसमें था इंजीनियर ऐसे, सॉरी, इंजीनियर साइंटिस्ट ऐसी पोस्ट, इंजीनियर साइंटिस्ट ऐसी पोस्ट. ये पोस्ट का नाम ऐसी पोस्ट है. किसको हायर करता है? इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट को, ठीक है. इसका बेसिक पे 56,100, लेवल 10 पे कमीशन है. इसका इन हैंड आपके पास 68,700 आएगा, या 70,000 आपका हाथ में पहला ईयर से ही, यानी कि फर्स्ट मंथ से ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा. दिस इज पर मंथ. इसरो में पूरा का पूरा सिलेबस सेम एज गेट, ठीक है. पेपर जो है जनरली ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन हो रहा था, अभी का पता नहीं मुझे, शायद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करने वाले हैं. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, अब हो रहा होगा. सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है guys, या ऑफलाइन हो सकता है, नेवर नो. सो एग्जामिनेशन जो है वो उसका सिलेबस तो एकदम एग्जैक्टली एज दैट ऑफ गेट है, ठीक है. इसमें खासकर कुछ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएगा ज्यादातर, मोस्टली, यानी कि 60 to 70% क्वेश्चंस जो होगा थ्योरेटिकल होगा. गेट में 80% से ज्यादा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल होता है. थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसरो, डीआरडीओ, बार्क, ये तीनों का सेम चीज है, सेम कहानी, कोई खास डिफरेंट नहीं है. इसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, उसी को सॉल्व करने से काफी हो जाता है. और सिलेबस में सबसे अच्छा बात यह है इस क्वेश्चन, इसका इसरो का, कि एग्जैक्ट रिपीटेशन भी होता है क्वेश्चन का, एग्जैक्ट रिपीटेशन भी होता है. अब इसमें क्या है, एक चीज है, इसमें रिटन इजी है, रिटन इज इजी, लेकिन जो जीडी करते होंगे तो ठीक, नहीं तो पीआई जो होता है ना, वो धांसू माने धुआंधार होता है. पीआई इज टफ. पीआई इसलिए टफ है क्योंकि मैंने पहली बार सुना है कि पीआई में, पर्सनल इंटरव्यू में, मैथ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. हाँ, लेकिन पीआई टफ का मतलब ये नहीं है कि क्रैक नहीं होगा, क्रैक करते हैं लोग. जैसे कि अभी 140 सीट्स निकला मैकेनिकल में इसरो में, क्वाइट गुड एंड अचीवेबल है. रिटर्न तो आप, तो मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा, आप मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देख लोगे तो आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा 100% गारंटेड. लेकिन पीआई के लिए मुझे स्पेशल आप लोगों को मॉक इंटरव्यू का ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और मैं ये देता हूँ आप लोगों को. जैसे कि पिछला बार भी दिया, हर्षा शर्मा नाम के एक स्टूडेंट को, उसको भी दिया मैंने. तो पीआई का मैं ट्रेनिंग देता हूँ, और ट्रेनिंग में क्या है कि मैं आपको डेवलप कराऊंगा आपका कम्युनिकेशन स्किल, आप कैसे बोलते हो. एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ये इसमें इसरो का एग्जामिनेशन में अगर आपको डीआरडीओ या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे देखना है तो आपको इस पे फोकस करना है. रिटेन जो है वो गेट से ही हो जाएगा. एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू?
ऑल ऑफ यू गाइस, Yes, sir. ऑल ऑफ यू, सबसे सबसे पूछ रहा हूँ मैं, एवरीवन आउट हियर, एवरीवन Yes. को डाउट है, किसी को कुछ है? ये तो हो गया कहानी। अब इस पे जो परसुइंग स्टूडेंट्स है, काइंडली ट्राई टू मेंटेन दिस प्लीज, काम आएगा 7.5 CGPA एंड अबव। ये काम इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये जनरली इट हेल्प्स इन सेटिंग अप, लाइक आपका पहला जो रेपुटेशन है इन योर क्रेडेंशियल्स, उसमें हेल्प कर जाता है कि 7.5 CGPA और इससे ऊपर रखोगे तो अच्छा। मैं जनरली आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 6.5 6.8 CGPA, ये एलिजिबिलिटी है बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। तो एलिजिबिलिटी का मतलब हुआ कि दिस इज बेंचमार्क, लेकिन आप बेंचमार्क के आसपास रहोगे तो नॉट ए गुड थिंग इज, ट्राई टू मेंटेन दिस 7.5 CGPA एंड अबव, आपके लिए अच्छा। ठीक है, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन एंड आंसर। आप मेरे से बताओ आपको क्या डाउट है, क्या है, कोई मन में कोई ख्याल है, कोई क्वेश्चन है, बता सकते हो? एनीवन? बोलो, इफ देर इज एनी वन, इफ एनी डाउट, एनी थिंग, एनी माइंड में लेके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेके कोई भी चीज है तो बताते जाओ। यस प्लीज, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस दिस, एवरीवन। Yeah. Hello, sir. हाँ नवल, यू? Yeah. हाँ Yeah. बोलो। Sir, regarding MTech, sir, if going to MTech, right, हाँ after selection, तो सर कुछ प्रीवियसली हम लोग को सर प्रिपेयर करना होता है सॉफ्टवेयर, मतलब कोई सॉफ्टवेयर हम लोग को पहले पढ़ना होता है या फिर रिगार्डिंग दोस थिंग हाँ कि आपको, एमटेक में हम लोग को। हाँ आपको सॉफ्टवेयर का चीज में, सॉफ्टवेयर फैक्टर्स में, सॉफ्टवेयर के एंगल से अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स है, खासकर अगर आप, डिपेंड करता है कि आप क्या चीज में जाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डिजाइन सिस्टम्स में जाते हो, ठीक है, तो डिजाइन इंजीनियरिंग में जाते हो, जैसे IIT गुवाहाटी का एक डिजाइन इंजीनियरिंग का ये होता है एमटेक में, वेरी गुड, नाइस, 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी उनका। सो इफ यू गो टू डिजाइन इंजीनियरिंग, then definitely you will have to have an idea of computer based app softwares and softwares where you would simulation designing, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मेथड होता है फाइनाइट एलिमेंट मेथड, नाम सुना है आप लोगों ने? FEM, यस है यस ना? तो वहाँ पे टेस्टिंग एंड ऑल, मटेरियल टेस्टिंग, ये सब चीज़ के बारे में वहाँ पे देखते हैं कहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, कैसे है, तो डिजाइनिंग में हेल्प होगा आप लोगों का। सो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो आप आफ्टर गेट भी चीज़ प्रिपेयर कर सकते हो, एंड इट विल हेल्प यू इफ यू हैव नॉट डन येट। अगर आपका कुछ छोटा मोटा आइडिया है तो आई सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा ब्रश अप कर लो उसको, बट यू गाइज विल बी टॉट एनीवे इन द एमटेक लेवल, तो वो तो होगा ही। ठीक है नवल? यस एनीवन एल्स, एनी डाउट, एनीवन? जिसका भी डाउट होगा मन में प्लीज पूछ सकता है, एनीवन? यस सर, अगेन या मेरे प्लीज को एक नवल, डाउट। हाँ बोलो हाँ बोलो। सर, जैसे कि हमारे पास कम समय रहता है, लेस टाइम रहता है, तो सर किस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए सर? हमारे पास लेस टाइम रहता तब। लेस टाइम है आपके पास तब, ठीक है। देखो या पहला बात तो है कि मैं फिर से आपको स्क्रीन शेयर करके, अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे नवल का एक क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास टाइम कम है और मुझे स्ट्रेटेजी बनाना है कि एग्जामिनेशन में मुझे, या फिर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन के लिए कौन सा टॉपिक को दिया जाए, तो जनरली मैं अगर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो मैन्युफैक्चरिंग इज दैट टॉपिक जिसको आप मास्टर तो कर ही लो एक बार। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है, ओके। यस सर। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कास्टिंग हो गया, मेटल कटिंग हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार आएगा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएगा। इसमें वेरिएशन ज्यादा नहीं है, नॉट मच वेरिएशन, इसमें वेरिएशंस ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। जानते हो वेरिएशन कहाँ ज्यादा होगा? वेरिएशन आता है क्वेश्चन टॉपिक्स लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स, वहां पे आपको वेरिएशन ज्यादा पूछेगा। कभी आज ऐसा क्वेश्चन है, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वहां पे वेरिएशन ज्यादा है, अ लॉट ऑफ वेरिएशंस आते हैं क्वेश्चंस में, कुछ भी डिजाइन कर सकते हो आप क्वेश्चन बनाने के लिए। सो मैन्युफैक्चरिंग जैसा टॉपिक जो है जिसमें से आपको 15 मार्क्स का 15 प्लस मार्क्स पूछा जाता है मैन्युफैक्चरिंग से, सो एक तो ये, ठीक है। और वाइल
while you study, जैसे कि नवल आपका आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट? सर सोम एंड थर्मो। सॉम एंड थर्मो। सॉम एंड थर्मो, थर्मो में पूरा थर्मो या फिर बेसिक थर्मो? नो बी बी बीटी। बेसी। तो आपका बीटी स्ट्रांग है, सॉम स्ट्रांग है। और आपका डिफिकल्ट पार्ट आपको क्या लगता है? एफएम? एमडी एंड एमडी? एमडी एंड एफएम, यस। एफएम? ये दिस इज एमडी इज मशीन डिजाइन एंड एफएम इज फ्लूइड मैकेनिक्स। मशीन डिजाइन एनीवेज ये 4 मार्क्स से ज्यादा का तो आएगा नहीं, ठीक है, लेस देन 4 मार्क्स। ओके, मशीन डिजाइन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे लोग आपको, क्योंकि मशीन डिजाइन और सॉम ये हैंड इन हैंड चलता है। जैसे कि मैंने थोड़ा दिन पहले जब लेक्चर कराया था तो मैंने बताया था कि शाफ्ट का डिजाइन किया गया तो मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस दिया हुआ, ये सब चीज है। तो ये हैंड इन हैंड रहेगा। तो मशीन डिजाइन जो है वो लेस देन 4 मार्क्स आपका आएगा। सो इस पे अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है तो इस पे मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा, अगर आपको ये लगता है, हेजिटेशन होता है, बट आई विल नेवर सजेस्ट यू कि आप छोड़ के जाओ इसको। समझ रहे हो नवल क्या बोल रहा हूँ मैं? यस। मैंने या एवरी मैथ्स काउंट्स ना। सो यू नेवर नो कि आपके पास कब इजी क्वेश्चन आ जाए, कैसा। आसान क्वेश्चन तो पूछते ही है गाइस, वो लोग आसान क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं। अब रहा बात आपका सॉम एंड थर्मो। अब इसके अलावा और कोई टॉपिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल हीट ट्रांसफर। यस सर। हीट ट्रांसफर कैसा है आपका? सर मॉडरेट, मॉडरेट, नॉट चलो सो गुड। फिर तो ठीक है हीट ट्रांसफर। और आपका यहाँ पे अप्लाइड में भी मॉडरेट होगा आई गेस, जैसा यस। अप्लाइड में या भी मॉडरेट होगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग आ गया, है ना। फिर एक और टॉपिक आता है जो खासकर नेग्लेक्टेड रहता है, आईएम एंड ओआर। ये जो टॉपिक है ये लोग नेग्लेक्ट करते हैं कि लाइक नहीं, लेकिन यहाँ से 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मैक्सिमम। तो 8 से 10 मार्क्स ह्यूज थिंग है, और इजी है, कोई डिफिकल्ट है नहीं, तो इसको भी पढ़ लेंगे इस बार। तो मेरा क्या है कि हम लोग का जो स्ट्रैटेजी है कि जैसे कि सॉम पढ़ रहे हैं, सॉम के साथ मैंने एफएम स्टार्ट किया है ना। तो एफएम आपका अभी वीक है ना, तो आप इसका क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व सॉल्व करो सॉम से। मैंने हम लोग को वीक को स्ट्रांग बनाना है, और जो स्ट्रांग है ऑलरेडी उसको आप करते जाओगे तो वो तो अल्टीमेटली और स्ट्रांग होते चला जाएगा। बट वीक को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको पहले स्ट्रांग मैंने आपको फोकस करना पड़ेगा प्रैक्टिसिंग पे। तो भागो मत। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी स्टूडेंट्स लोग का देखा है कि दे ट्राई टू एस्केप द डिफिकल्ट पार्ट, बट व्हाट आई सी इन दोज अचीवर्स इज दैट दे अटैक दोज चैलेंजेस। देखते हैं कैसे नहीं होता है, ये देखते हैं भाई, लेट्स सी कहने के न হয় कैसे नहीं होगा। মানে ইমানো টাফ নহয় যে মোৰ লাইফটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰিব, বাট या यू हैव टू टेक ऑन हेड ऑन चैलेंज। तो जैसे कि सॉम प्लस एफएम, सॉम खत्म होगा, सॉम खत्म होते साथ हम लोग एमडी स्टार्ट करेंगे। एमडी के साथ एफएम, एमडी में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एफएम तब तक खत्म होने का रहेगा। तो एटी और एचटी, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स और एचटी चलेगा, तब तक एमडी खत्म होगा, एटी कंटिन्यू रहेगा। हीट ट्रांसफर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर उसके बाद हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग टाइम लगता है बिकॉज इसमें टॉपिक्स बड़े बड़े हैं, क्वेश्चंस बहुत अलग अलग, मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन क्वेश्चंस का रिपीटेशन होता है हर साल। हर साल रिपीटेशन होगा क्वेश्चन का, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, आएगा ही आएगा, लिंक डेटा क्वेश्चन आएगा ही, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही, 2+2। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लस उसके बाद हम लोग जाएंगे आईईएम प्लस ओआर और रेफ्रिजरेशन एंड ऑल सब जो बची है। तो एटी के अंदर ही आपका आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन, पावर प्लांट का पूरा रैंकाइन साइकिल एंड ऑल सब कुछ आ जाएगा। हीट ट्रांसफर में आपका कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सब जो है वो सब आ जाएगा जैसे। और यहाँ पे हम लोग बाकी मशीन डिजाइन, सॉम, एफएम, बेसिक थर्मो तो हो ही गया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड ऑल तो साथ में चलते रहेगा। सो आई सजेस्ट कि जो भी टॉपिक आपका टफ लगता है उसको आप ज्यादा टाइम दो। और आपको आपने पूछा कि टाइम कम है तब क्या किया जाए। मेरा मेरा हमेशा एक ही टेक रहता है नवल, मेरा एक ही टेक है, और मैं सजेशन सब किसी को यही करूंगा कि देर इज नो बाईपास। समझ में आ रहा है? देर इज यस। नो बाईपास। ऐसा नहीं है कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, आपको ट्रैवल करना है, तो आप बीच में कोई डिफिकल्टी आ रही है, मान लो देर इज समथिंग कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हॉल्ट है, या यहाँ का रास्ता यहाँ से यहाँ तक बहुत खराब है, तो आप सोच रहे हो कि यहाँ से ऐसे चले जाएंगे। दिस इज नॉट देयर इन प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। देर इज नो शॉर्टकट, देर इज नो शॉर्टकट, देर इज नो easy way. All you have to do is
मतलब आपको वो हेड ऑन करना पड़ेगा। तो जो स्ट्रैटेजी से मैं पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से चलो, ठीक है। मॉर्निंग आवर्स जो आप लोग है, पास आउट स्टूडेंट्स है, मॉर्निंग आवर्स जो है आप लोग अपना प्रिपरेशन में लगो, रिकॉर्डेड वीडियोस देखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल नवल, आप इस ये तो कर सकते हो ना कि आपका जो जो टॉपिक्स आपका जो डिफिकल्ट है या फिर जो आपको नहीं समझ, जैसे कि एफएम, तो एफएम का तो वीडियोस आप देख सकते हो आराम से, समझ में आ रहा है यस सर। मॉर्निंग में। तो जब मैं पढ़ाऊंगा एफएम तो आपको वो चीज़ क्लियर होते चला जाएगा। सो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ कराया हुआ है। मैं आपको जैसे कि आज तो रहने देते हैं, तो कल से मैं आप लोग को 11 जुलाई से मैंने आपको जो पास आउट स्टूडेंट्स है और जो स्टूडेंट्स लोग 7 सेमेस्टर में जो अभी छुट्टी चल रहा है, तो मैं आप लोग को बता दूंगा कि आप लोग को मॉर्निंग आवर्स में क्या पढ़ना है, इवनिंग आवर्स में मैं आप लोग को लेक्चर्स में क्या पढ़ाऊंगा। तो मॉर्निंग आवर्स में आप उसके हिसाब से पढ़ के आ सकते हो। तो जैसे कि अभी हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सॉम एंड एफएम और साथ में मैथ्स देख रहे हैं, तो मॉर्निंग आवर्स में आप एक काम कर सकते हो, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन देख लिया, एफएम का प्रेशर एंड मेजरमेंट देख लिया, वीडियोस देख लिया, आप लोग रेडी हो गए। आफ्टरनून में थोड़ा सा आराम किया, फिर इवनिंग में उठ के फिर से ब्रश अप किया या कुछ प्रैक्टिस किया कुछ, फिर लाइव क्लास में आ गए। लाइव क्लास में आके फिर मैं आपको पढ़ाने लग गया। लाइव क्लास के बाद फिर से आप थोड़ा सा रिवीजन करके सो जाओ। एज सिंपल एज दैट। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? सो माय सजेशन इज नवल, देयर इज नो बाईपास, देयर इज नो शॉर्टकट। जो भी सिलेबस है, हमेशा एक चीज याद रखना है, एक टॉपिक इसके बारे में देयर इज अ थंब रूल, सिलेबस हमेशा होल कवर करो। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि इसरो का सिलेबस होगा, इसरो का सिलेबस होगा तो बोलेगा कि ये सिलेबस ऐसा है, हम लोग यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। ये तो नहीं बताया ना कि हम यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, नॉट नेसेसरी। दे आर नॉट सेइंग कि भाई हम लोग यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ बोल दिया है तो हम लोग जो पहले लिखा है उससे क्वेश्चन पूछेंगे, जो बाद में लिखा है उससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ऐसा तो देयर इज नो सच डिस्क्लेमर और समथिंग। इफ दे हैव मेंशन syllabus, it means they will ask from within the framework of the syllabus, from the boundaries of the syllabus। लेकिन सिलेबस में बहुत सारा चीज में एनलिस्टेड है, उसमें आप बाईपास कुछ कर दिया, उसी से क्वेश्चन आ गया, तो हाउ डू यू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी? देयर इज नो वे। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिलेबस को होल कवर करो, कवर पूरा करो। और जो टॉपिक आपका जैसे कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ से क्वेश्चंस आपको 8 से 12 मार्क्स, एफएम 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, कभी सॉम 8 मार्क्स, ऐसे करके आता है। यानी कि वेटेज सबका सेम है ऑलमोस्ट, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस का मैंने वेटेज सबको सेम मिल रहा है ऑलमोस्ट, पूछे गए क्वेश्चंस आए गए। लेकिन अब वहां से कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, चाहे फ्लूइड स्टैटिक से ज्यादा क्वेश्चन आएगा या फ्लूइड डायनेमिक्स से क्वेश्चन ज्यादा आएगा, यू नेवर नो। सो माय सजेशन इज कवर होल सिलेबस, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। एनीवन एल्स? नवल, इज इट क्लियर? समझ में आया क्या बोला मैंने? या ठीक है। एनीवन एल्स जिसको कुछ पूछना है? ऑल ऑफ यू, एनी स्टूडेंट्स गाइस, एनीवन? बीटेक स्टूडेंट्स, एनीवन? खंजन एंड ऑल, आप लोगों को कुछ पूछना है? No doubt from anyone? Soumitra, what about you? Any doubt? Anyone else? No questions? No questions from anyone? Himanshu, any doubt? नो सर। चलो, एक फाइनल रैप अप करते हैं। आपको मैं एक फाइनल स्ट्रेटजी, जो जो भी, जैसे कि अभी तो आज मैंने आपको ये जो चीज बताया, जो मैंने अपॉर्चुनिटीज बताए आपको, ठीक है, चाहे वो डिफेंस हो, गेट के थ्रू से तो पूरा पीएसयूज है, एमटेक एंड ऑल। तो गेट के बारे में अगर मैं अपॉर्चुनिटीज बताऊं तो यू विल हैव पीएसयू अपॉर्चुनिटीज, यू विल हैव एमटेक अपॉर्चुनिटीज, एंड यू विल हैव, मैंने प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत जगह इसका हेल्प होता है। और देन यू कैन गो फॉर अब्रॉड स्टडीज ऑल्सो, खासकर जर्मनी और सिंगापुर में आपको मिलता है, ठीक है, ठीक है। और गेट के थ्रू से बहुत सारे चीज में आप लोग को रिसर्च एंड आर&डी में भी डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। फिर यहाँ से गेट के थ्रू से आप लोग मैनेजमेंट भी कर सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल गेट फेलोशिप प्रोग्राम्स और यू विल गेट पीजीडीआईएम कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ये सब का कोर्स है जिसमें ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस रिसर्च के ऊपर आप मैनेजमेंट कोर्स यानी कि एमबीए का कोर्सेज कर सकते हो बस।
तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज एक एग्जाम से, सो हम लोग एक ही एग्जाम क्यों ना दें, rather than exploring each and other corners of कैरियर को सेटल करने के लिए हम लोग ये SBI PO भी देने लग गए। आई डोंट स्पॉन्सर दिस, नो, प्लीज दूसरों का सीख मत खाया करो, समझ रहे हो, है ना। ये ग्रेजुएट्स के लिए बोला गया है, इसमें ग्रेजुएट्स का मतलब इन्होंने ग्रेजुएट्स बोल दिया तो बीटेक उटेक सब देने लगते हैं SBI PO। अब क्या होता है कि SBI PO के लिए लोग रेडी हो रहे हैं, देना चाहते हैं SBI PO, तो अब क्या है कि अलग से प्रिपरेशन करो, जनरल अवेयरनेस एंड ऑल सब, ठीक है। तो मेरा मेरा बोलना है कि आपने 4 साल इन्वेस्ट किया है, इफ यू हैव इन्वेस्टेड 4 years इन मैकेनिकल, 4 years आपने बीटेक में दिया है, तो ये 4 years का तो कुछ रेस्पेक्ट तो मेंटेन करना पड़ेगा ना आपको, अदरवाइज आप मत पढ़ो बीटेक। माई पॉइंट इज दिस, मत पढ़ो। अगर आपको एसबीआई में ही प्रोविजनरी ऑफिसर बनना है, बाद में मैनेजर बनना है, तो उसमें बीटेक का कोई जानकारी का जरूरत नहीं, उसमें उसमें नहीं पूछेगा आपको अकाउंट खोलने आने से पहले कि सर मेरा अकाउंट का या फिर मेरे जो सेविंग्स का उसका यूटैक्टिक पॉइंट कहाँ आएगा, कहाँ पे सबसे लोवेस्ट का, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, देयर इज नथिंग सच नॉनसेंस इन देयर। तो जब जरूरत ही नहीं है बेसिकली, सर मेरा लॉकर का जो मटेरियल उसका यंग्स मॉडल्स कितना है, नॉट नेसेसरी। तो देर इज नो सच थिंग आउट देर कि जहाँ पे आप बीटेक करके आप ऐसे कॉमन सर्विसेज के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो करना चाहेगा करेगा, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, बट दैट इज समथिंग अगेंस्ट योर ओन, ये मतलब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, समवेयर डाउन द लाइन यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। एनीवेज, तो एक तो ये हो गया गाइस। अब फाइनल स्ट्रेटेजी रैपअप में मैं आपको समझा देता हूँ कैसे पढ़ा जाता है गाइस। रैपअप में रैपअप में है कि आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस रहेगा सब कुछ का। जैसे थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आप लोग का एडमिशन शुरू कर दूंगा मैं कल से, तो रिकॉर्डेड वीडियोस रहेगा। रिकॉर्डेड वीडियोस आप देखो टॉपिक वाइज, एंड दैट इज व्हाट समथिंग आई ऑलवेज, मैं आपको आपके ग्रुप में बता देता हूँ टास्क कैसे करना है guys। तो रिकॉर्डेड वीडियोस आप देखो, खत्म करो। रिकॉर्डेड वीडियोस देखने के बाद, ठीक है, आप आपको करना क्या है कि सेकेंड स्टेप इज दैट यू प्रैक्टिस सम ऑफ द क्वेश्चंस। प्रैक्टिस, जितना न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स कहाँ से करोगे? अब आप टारगेट एकेडमी में देख जाओगे तो वहाँ पे ई बुक्स बहुत सारा अवेलेबल है, आर के बंसल से लेके इंडियन ऑथर से लेके फॉरेन ऑथर, सारा कुछ अवेलेबल है guys। ये सब बुक्स अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल ऑफ दिस ई बुक्स आर अवेलेबल, ये सारा कुछ अवेलेबल है। इवन दो आई कीप क्लास 11th का, क्लास 12th का फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, ये सब वॉकर एंड ऑल, ये सब मैं रखता हूँ अपने पास। क्यों क्यों मैं रखता हूँ? क्योंकि बहुत मजा आता है इसको पढ़ के। सो ये सब चीज मैं स्पेसिफिकली रखता हूँ क्योंकि राइट हैंड थंब रूल, इसमें फ्रिक्शन का क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो आई डू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम हेयर, यहाँ से क्वेश्चंस निकालता हूँ, हर दिन कुछ कुछ पढ़ते रहता हूँ मैं। सो इस तरह के बुक्स आपको वहाँ पे भी ई बुक्स में अवेलेबल है, जैसे कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, आरसी हिवलर। तो ये सब एकदम ऑथेंटिक बुक्स है, और ये कलर प्रिंटेड में है। इंडिया में आता है, इंडिया में जो भी चीज आएगा वो ये प्रिंट में आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा। यहाँ कलर प्रिंटेड है और इसमें बुक मार्क्स है। बुक मार्क्स के साथ क्या है कि अगर आपको कुछ, मान लो आपको डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स पढ़ना है, तो ये डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स कैसे होता है, क्या क्या आता है, दिस आर द थिंग्स गाइस, दिस आर प्रीमियम बुक्स। कैसे निकालते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हुए, कहाँ से ओवर हैंगिंग बीम, ये सब चीज के बारे में ये है। जैसे कि इसमें आपको एक और भी आएगा, थर्मोडायनेमिक्स, एंजल बोल्स कनोग्लू, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो ये सब बुक्स आपके पास अवेलेबल रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्लोज सिस्टम का एनालिसिस पे पढ़ना है, तो यहाँ पे आप पढ़ा, आपने देखा, फिर क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स बीच का क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, फिर उसके बाद बाद में भी जाके आपका एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस होगा, उसको भी सॉल्व करो। अमेजिंगली रिटन बुक्स, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स है। ये सबको मैं मेरे पढ़ाने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे और पढ़ने का मन है, पढ़ो, बुक पढ़ो, ज्यादा अच्छा है। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड दिस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. जैसे कि यहाँ पे Yes, sir. प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स तो अब प्रॉब्लम्स आपको मिल गया,
तो एक से एक मस्त प्रॉब्लम्स आएगा आपको यहाँ पे। ये सारा स्प्रिंग वाला क्वेश्चन गेट में पूछा हुआ है, सेम ऑब्वियस। तो ये सब क्वेश्चंस आपको मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे आपको खुद अच्छा लगेगा, आपको हमेशा अच्छा ये लगेगा। आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कहीं कुछ आंसर, कहीं कहीं आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर 92.5 आंसर मेंशन कर देगा guys। करके देख, इफ इफ नॉट, इफ कहीं प्रॉब्लम आता है तो मेरे से पूछो आराम से। कितना क्वेश्चंस करोगे, ये सब क्वेश्चंस कर करके तो हम लोग मतलब हम लोग के साथ क्या हुआ कि वी अंडरस्टैंड कि हाँ भाई अब तो प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं भी। तो जितना न्यूमेरिकल हो सके, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल जितना हो सके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिस प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल शुड अकाउंट फॉर 70%, 70 से 80% ऑफ योर प्रिपरेशन, 70 to 80% टाइम्स आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है रिकॉर्डेड वीडियोस देख के। फिर रिकॉर्डेड वीडियोस देखने के बाद, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के बाद आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग में मैंने क्या बताया था, क्या क्या लिखना है, कंसेप्ट को लिखो, इक्वेशंस को लिखो, इक्वेशंस के साथ आपका उसमें जो भी टर्म्स है, मेंशन द टर्म्स, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म्स, जो टर्म्स है उसका इंपॉर्टेंस मेंशन करो, कंसेप्ट इक्वेशंस, और आपका इन दिस थिंग कंसेप्ट इक्वेशन डायग्राम्स, डायग्राम्स भी मेंशन करना है। जैसे कि आप लोग पढ़ोगे जब फोर्थ सेमेस्टर में आओगे इसमें, तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल पढ़ोगे, थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट जब आप फोर्थ सेमेस्टर में आएगा तो आपको कुछ कुछ पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि ये, या फिर थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स एक सिंपल सा बता देता हूँ, डायग्राम के थ्रू से आप साइन कन्वेंशन लिख सकते हो। जैसे कि कोई एक सिस्टम है, सिस्टम है, तो ये अगर हीट रिलीज करता है तो negative, heat rejection is negative, heat supply to the system is positive, work done by the system is positive, work done on the system is negative। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर दिया, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है कि हीट रिजेक्टेड नेगेटिव होता है, ये होता है, समझ नहीं था। सो राइटिंग प्रैक्टिस पूरा चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस के बाद आप वीकेंड्स में, मैं आपको बोलूंगा वीकेंड्स का जो आता है काम, आई एम टेलिंग यू कि एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट करो बट लिमिट में एंटरटेनमेंट करना। ये नहीं है कि वीकेंड आया तो कॉर्पोरेट लोगों की तरह आप भी वीकेंड करने लगे, हाँ सैटरडे संडे वी विल चिल आउट विद द गाइज एंड ऑल, कम ओवर हाउस पार्टी, ये सब कुछ नहीं चलेगा। यू आर नॉट बीइंग स्पॉन्सर्ड फॉर लाइफ लाइक दिस राइट नाउ। पेरेंट्स आर स्पॉन्सरिंग योर लाइफ, योर पॉकेट मनी टू प्रिपेयर समथिंग, जहां पे आप बाद में जाके एक हाउस पार्टी करोगे तो समझ में आएगा कि हाँ विला में हाउस पार्टी किया, उसके लिए स्पॉन्सर किया जा रहा है। तो वीकेंड्स में जनरली आई विल आस्क यू कि आप रिवीजन करो, रिवीजन वीक का, एक पूरे वीक का रिवीजन करो। रिवीजन के बाद इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है, इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है उसको भी नोटेड डाउन, प्रैक्टिस, बोलना सीखो। तो इंटरव्यू क्वेश्चन से आप कम्युनिकेशन यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन सीखो, ठीक है। और मॉक पीआईज, मैं जो मॉक पीआईज कराऊंगा उसको अटेंड करो, ठीक है। ये सैटरडे को एक मॉक पीआई होगा। दोज हु वांट टू अटेंड इन द मॉक पीआई, कुछ बात करना चाहेगा, मॉक पीआई देना चाहेगा, आप सैटरडे को आप ग्रुप में बता सकते हो, एनकाउंटर कर सकते हो। मैंने यू कैन कम फॉरवर्ड, आई विल टेक योर इंटरव्यूज, आई, जितना लोग इसको बोलेंगे कि सर मुझे करने का मैंने, और मैंने आपको मॉक इंटरव्यू दिया, तो आप बेटर होते जाओगे। अगर आपको लगेगा मोर कॉन्फिडेंस ना है, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, सर के पास कैसे जाए, तो ये चीज नहीं होगा गाइस, फिर आप वही जोन में रह जाओगे। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको ये सब चीज देना पड़ेगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ये है आपका प्रैक्टिस, ये है आपका समरी, कैसे स्ट्रेटेजी आपको लेना पड़ेगा। और लाइव लेक्चर्स जो मैं कराता हूँ, ऑल लाइव लेक्चर्स आर मेंट फॉर रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। तो लाइव लेक्चर्स में खाली प्रैक्टिसिंग होती है हमारी, वो भी रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड होता है, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको असली कंसेप्ट और ये सब चीज का मिलेगा। अभी गेट के जो लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, तो रिवीजन कराते समय सारा कुछ पढ़ा रहा हूँ, बट रिकॉर्डेड वीडियोस भी देखते जाओगे आप लोग। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है गाइस, दिस वुड बी Yes, sir. दिस वुड बी द एंटायर थिंग अबाउट स्ट्रेटेजी, कैरियर अपॉर्चुनिटीज अहेड। अगर आपको कोई चीज में डाउट होगा, कुछ भी है, आई एम आस्किंग फॉर द लास्ट टाइम अगेन,
अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ पूछने का मन है, आप पूछ सकते हो। एनीवन, यू वांट टू आस्क समथिंग? चलो, यहाँ पे रैप अप करते हैं। I'll see you in the next class, guys. Till then, take care, all of you, and I'll